Welcome to the third video on Enterprise by Nissim Ezekiel. निसिम एज़ेकियल द्वारा रचित कविता एंटरप्राइज के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है. Till now we have seen two videos. In the first video, we have talked about the first and second stanzas of the poem, in which we have seen that a group of pilgrims make a plan to move out on a pilgrimage, and their minds are exalted, full of high thoughts, and they are full of zeal and enthusiasm. अभी हमने पहले वीडियो में देखा था कि एक समूह है तीर्थयात्रियों का, जिन्होंने एक बहुत ही उच्च स्तर का विचार लेकर के एक तीर्थ यात्रा का प्लान बनाया, और उस ऊंचे विचार और उच्च मंतव्य वाले तीर्थ यात्रा के प्रोजेक्ट को लेकर इनके अंदर बहुत जोश, उत्साह और ऊर्जा है. उसके बाद इन्हें कुछ चुनौतियां देखने को मिली, जैसे कि सूरज की रोशनी प्रचंड हो गई, गर्मी प्रचंड हो गई, जिससे बहुत सारी असुविधा उत्पन्न हुई, लेकिन ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए. Then we see in the second stage, they are hit by the scorching heat of the sun, but this does not succeed in challenging their zeal, enthusiasm, or energy. And they have been able to fight it out very nicely. But as they move on, they start diverting from a sublime mission to slightly different things that start attracting them, like the peasants, the buying and selling of market commodity, and serpents and goats. And then they talk of the 3 cities in which a sage had gone. But here the poet points out that the pilgrims talk about the cities, not about the preachings of the sage. यहाँ हमने देखा कि एक बहुत ही ऊंचे विचारों पर आधारित तीर्थ यात्रा जो शुरू हुई थी, धीरे धीरे वो आगे जाकर के इनके मस्तिष्क में हल्का सा एक ठहराव आ जाता है, और इनका ध्यान दूसरी बातों की तरफ जाने लगता है, जैसे कि कृषक वर्ग वहाँ का क्या खरीद फरोख्त करता है, या उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, या सांप और बकरियों की गतिविधियाँ क्या हैं. उसके बाद कवि ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि एक संत ने 3 शहरों की यात्रा की थी. तीर्थयात्री उन 3 शहरों की चर्चा करते हैं, लेकिन संत द्वारा दिए गए प्रवचन या उसके तथ्य के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं. Then we come to the second video, which contains stanza 3 and 4. उसके बाद हम सेकेंड वीडियो में आते हैं, जिसमें स्टैंजा 3 और 4 के बारे में चर्चा की गई है. In this second video, he talks about the differences that arise on very small issues like crossing a desert patch. तीसरे स्टैंजा में कवि निसिम एज़ेकियल बताते हैं कि अब मतभेद शुरू हो गए हैं, और एक छोटा सा विषय कि मरुस्थलीय क्षेत्र को कैसे पार किया जाए, इस पर इनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाता है.
Then they lose a friend whose stylish prose is very entertaining, and that friend is very precious person for the group. यहाँ पर एक और बात कवि ने बताई है कि एक मित्र या टीम का एक सदस्य जो कि बहुत अच्छा लिखता है, खासतौर से पद्य, उसके अंदर मतभेद हो जाने के कारण एक विचार आता है कि वो इनसे अलग होना चाहता है। इस तरह से बिखराव की शुरुआत यहाँ देखी गई है। Then they say that Lysimachus says that a shadow falls on us and grows, and from here onwards a sort of negativity creeps in. यहाँ पर एक अजीब सी नकारात्मकता का प्रवेश इनके अंदर हो जाता है। Another phase then starts in which we find that they are attacked by external invaders 2 times, and in order to escape themselves they sort of lose their way. उसके बाद 2 आक्रमणों की चर्चा की गई है और उन 2 आक्रमणों में ये देखा गया है कि इनका रास्ता खो जाता है, ये बचाव करने के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। Then we find that a section of teammates, they want to leave the main group and form their own small group. They want their liberty. उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा ग्रुप ये कहता है कि हमें अलग होने की इच्छा है, हम आपके मुख्य धारा के साथ नहीं चलना चाहते हैं, हम अपना अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप लोगों से अलग जाना चाहते हैं। One of the teammates, the narrator, prays, and the team leader convinces them that, see, I can smell the sea. Don't go, we are very near our target. And this is how he tries to keep the group intact. यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो नैरेटर है वो ये कहता है कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अपने साथियों से निवेदन करना शुरू कर दिया कि वो ग्रुप को तोड़ करके न जाएं। और जो टीम का लीडर है वो ये बताता है कि मैंने अभी अभी खुशबू समुद्र की ली है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र के बहुत पास ही हैं, इसलिए हम लोग अपने बिल्कुल टारगेट के बहुत पास हैं, आप लोग ग्रुप छोड़ करके न जाएं, हमारी यात्रा लगभग सफल हो ही चुकी है। Now let us see the original lines of stanza 5 and 6. आइए स्टैंजा 5th और 6th की मूल पंक्तियां देखते हैं। We noticed nothing as we went, a straggling crowd of little hope, ignoring what the thunder meant, deprived of common needs like soap. Some were broken, some merely bent. When finally we reached the place, we hardly knew why we were there. The trip had darkened every face. Our deeds were neither great nor rare. Home is where we have to gather grace. Now we see that these people, they have started moving on. The team leader has said in the end of the 2nd video that I can smell the sea. It means that we are very near to our target. But here in the 5th stanza, the narrator says, we noticed nothing as we went. We were told by the leader that we are near the sea. But as we moved along, we did not notice anything, and we were a straggling crowd of little hope. And we were just unable, unsteady, not wanting to move ahead. And there was no hope. We were absolutely in a desperate state of mind. यहाँ नैरेटर ये बताते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हमारे मुखिया ने वीडियो के 2nd वीडियो के एंड में हमने देखा था कि टीम लीडर ने ये कहा था कि समुद्र की खुशबू आ रही है और हम लोग अपने गंतव्य स्थान के बहुत पास ही हैं, इसलिए हमारा मिशन लगभग सा
पूर्ण होने ही वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वी नोटिस्ड नथिंग, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप एंड वी वर सो डेस्परेट, वी लॉस्ट ऑल होप। हमारी आशा बिल्कुल समाप्त हो गई थी, हमें कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। हम डगमगाए हुए कदमों से, डगमगाए हुए इरादों से, और हमारी आशा भी डगमगा चुकी थी। ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ रहे थे। इग्नोरिंग what the thunder meant and we could see the thunder also। तेज बिजली कड़क रही है, आसमान में बहुत तेज गर्जना हो रही है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। वी वर एब्सोल्युटली अनेबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट वॉज गिविंग अस सम मैसेज और वी आर सपोज टू लर्न समथिंग, नो समथिंग फ्रॉम दैट। यहाँ पर जब मेघ गर्जना हुई तो भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस मेघ गर्जना का अर्थ क्या है, या ये हमारे लिए किसी और तरह का कोई संकेत दे रही है। Deprived of common needs like soap, some were broken, some merely bent, and we were deprived of very common things like soap. Some things are very essential for health and hygiene, and those things were now exhausted. So we were absolutely unable to sustain ourselves. यहाँ पर नैरेटर ये बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें बहुत आवश्यकता होती है अपनी स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी स्वच्छता को लेकर के। जैसे यहाँ उन्होंने उदाहरण के लिए सोप, साबुन का उदाहरण लिया है। वो कहते हैं कि ऐसी कॉमन चीजें भी हमारी समाप्त हो चुकी थी, हमारे पास कुछ था ही नहीं। अब ऐसे में आगे बढ़ना, और वो भी ऐसे जहां दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई गोल नहीं समझ में आ रहा, या यात्रा की समाप्ति का कोई संकेत भी नहीं मिल रहा, ऐसे समय पे हम आगे बढ़े तो किस चीज के भरोसे बढ़े? अभाव है और साथ में आशा भी नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़े? So here he wants to point out that there is neither hope nor there is any sort of incentive to move ahead, and even the basic necessities are not available to us now. So how do we move ahead? Some were broken, some merely bent. And if we talk about the teammates, then we find that some were broken. Some were absolutely disheartened. Some were absolutely lost. And they really did not want to move. कुछ लोग हमारे बीच में से ऐसे टूट चुके थे, उनका मनोबल इतना बिखर चुका था, इतना छिन्न भिन्न हो चुका था कि वो किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। Some merely bent, और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल बेंड हो गए थे, झुक गए थे, थकान के कारण, उम्र के कारण, शारीरिक असमर्थता के कारण। Here, this is indicative of the physical fatigue that these people had undergone. And some were so hell-bent on not moving ahead. Why? Because they were physically bent. Because they were physically desperate, unable to move a single foot ahead. So, these people who were physically fatigued, they were not interested in moving ahead. When finally we reached the place. Well, whatever the past experiences were, we finally did reach the place. We finally did reach our destination. यहाँ पर नैरेटर ये बताते हैं कि मनोबल बार बार टूट रहा है, हिम्मत बिल्कुल जवाब दे रही है, कैसे भी करते करते हम अंततः अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच ही गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वी हार्डली न्यू व्हाई वी वर देयर। नाउ ऑन रीचिंग द प्लेस, ऑन सीइंग द प्लेस, ऑन पॉन्डरिंग ओवर फ्रॉम वेयर वी बिगैन with the idea with which we began, and then having reached the same place, we were confused. We were lost about the purpose, the goal of the pilgrimage. यहाँ पर नैरेटर ये कहते हैं कि जब हमने अपनी तीर्थ यात्रा प्लान की थी, शुरू की थी, हमारे बहुत ऊंचे विचार थे, ऊंचा सोच था। हम उस सोच के साथ इतनी मुसीबतों को पार करते करते यहाँ पर पहुंच गए।
विकट स्थितियों को पार करके यहाँ पहुंच गए। लेकिन उसके बाद, उस जगह पर जाने के बाद, पहुंचने के बाद हमें लगा कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, ये भी समझ में नहीं रहा। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस एंड ईच एंड एवरी टीममेट had a darkened face. All the pilgrims had dark faces. Now he says that we people were absolutely physically drained out. Not only this much, our exteriors were also badly hit. Our faces had been become darkened. यहाँ पर नैरेटर ये बताते हैं कि थकान के कारण हम बहुत परेशान हो चुके थे, टूट चुके थे, और इसके साथ ही साथ हमारा जो बाहरी आवरण था वो भी बहुत बदल गया था। हमारे चेहरे बिल्कुल काले दिखाई देने लगे थे। Our deeds were neither great nor rare. And second thing, when we reached there, on reaching there we found that whatever mission we had undergone, the attempt was neither great nor rare. वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ना तो हमारी ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, न ही ये उपलब्धि ऐसी है जो केवल हमने ही हासिल की है और किसी ने हासिल ना की हो, यानी कि हमसे पहले भी बहुत लोग यहाँ आ चुके हैं। द प्लेस दैट वी हैव टच्ड टुडे इज द प्लेस वेयर अर्लियर मेनी अदर्स हैव ऑलरेडी कम। सो दिस इज नॉट समथिंग एक्सक्लूसिव, दिस इज नॉट अ क्रेडिट दैट वी हैव ओन्ड, that we have gained now. So this is not a very big prize that we have achieved. नैरेटर कहते हैं वहां पहुंचने के बाद जब देखा कि पहले भी लोग आ चुके हैं और हमारी ये उपलब्धि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो हमें बहुत निराशा सी हुई, या अपनी इस उपलब्धि को लेकर के जिस उत्साह से यात्रा शुरू की गई थी वैसा हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस. Home is where we have to gather grace. If we have to gather grace, if we have to gather sublimity, if we have to think big, reach big goals and reach sublime heights, then the right place for doing these things, performing these acts is the home itself. यहाँ नैरेटर ये कहते हैं कि यदि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ उपलब्धियां ऐसी हासिल करनी है जो आम साधारण आदमी के स्तर से बहुत ऊपर की हों, तो वो उपलब्धियां कहाँ हासिल होती हैं? होम में। तो इसलिए हमारा अपना घर ही वो जगह है जहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसके लिए कहीं भी किसी भी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट अस सी द ग्लॉसरी ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस देखते हैं जो स्टैंजा 5 और 6 को समझने के लिए बहुत सहायक हैं। We noticed nothing as we went, but it was an incorrect anticipation from the leader. As they progressed, they could see nothing. परंतु यह मिथ्या वक्तव्य निकला। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कौन सा वक्तव्य था? लीडर ने कहा था कि मुझे समुद्र की खुशबू आ रही है, हम समुद्र के बहुत पास हैं। The mention of the sea and the smell of the sea was the false statement given by the leader. A straggling crowd of little hope. They now looked like a group of purposeless and disheartened nomads. वे दिशाहीन, मंतव्यहीन और हतोत्साहित समूह जैसे लग रहे थे। Ignoring what the thunder meant, they lost receptive ability towards things like the thunder. Ignoring the thunder may also mean that they ignored what their inner self suggested. They didn't have any idea of what was happening around. Apparently, they were fatigued and lost their faith. The complete enterprise
was condensed to a senseless ceremonial exercise. Ignoring what the thunder meant. इसका अर्थ है तेज गर्जना के साथ बिजली के कड़कने के प्रति इनकी चेतना ही समाप्त हो गई थी। संवेदन शून्यता की स्थिति में उन्हें बादल गरजने और बिजली कड़कने का अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा था। परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं था। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि ये अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, आसपास की स्थितियों से भी अनभिज्ञ थे और तीर्थ यात्रा एक अर्थहीन प्रक्रिया बनकर रह गई थी। Some were broken, some merely bent. They were physically drained out. Some members were not able to walk anymore, and the others just bent down with pain. अत्यधिक थकान के कारण मन का विश्वास भी टूट सा गया था। यात्रा का पूरा प्रयोजन अर्थहीन और मात्र औपचारिक लग रहा था। कुछ यात्री चलने में भी अक्षमता अनुभव कर रहे थे, कुछ पीड़ा से झुके हुए थे। डिप्राइव्ड, bereft of, वंचित। Common needs like soap, things like soap which are very common but essential. साबुन जैसी सामान्य आवश्यकताओं से भी वंचित हो गए थे। यात्रा के दौरान जो सामान घर से लेकर चले थे वो समाप्त हो गया था और उसके बाद ऐसी छोटी छोटी चीजें रास्ते में मिल नहीं रही थी, मिलनी थी भी नहीं। तो ऐसे समय पर ऐसी छोटी छोटी कॉमन नीड्स जो थी वो इनकी फुलफिल नहीं हो रही थी। फाइनली इन द एंड, अंततः, वी रीच्ड द प्लेस, वी लैंडेड एट द डेस्टिनेशन वी बिगैन आवर जर्नी टू। हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए। घर से जब निकले थे तीर्थ यात्रा का प्लान बनाकर, जो सोचकर निकले थे, जहां के लिए निकले थे, हम अंततः वहां पहुंच गए थे। वी हार्डली न्यू व्हाई वी वर देयर। आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, व्हेन दे रीच्ड द जर्नीज end, they wondered why they had been there. They did not find the journey meaningful at all. बहुत परेशानियों के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां क्यों गए थे, न ही किसी प्रयास में कोई सार दिखाई दे रहा था। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस। द जर्नी हैड एग्जॉस्टेड एंड डिटीरियोरेटेड आवर एक्सटीरियर्स। इस यात्रा से हमारे शरीर और चेहरे थकान और थपेड़ों से काले पड़ गए थे। Our deeds were neither great nor rare. He says, many people had reached the place before us, so our feat was not an exclusive one. हमसे पहले कई लोग वहां जा चुके थे, इसलिए हमारा प्रयास किसी तरह से विशेष नहीं था।
Home is where we have to gather grace. We don't need to go to a pilgrimage for spiritual needs. God is inside us. So, we need to listen to our inner self. Also, that we should take care of the people around us and earn their love and respect in order to lead a happy and meaningful life. अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का वास हमारे अंदर ही है, इसलिए हमें अपनी अंतर्ध्वनि सुननी चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए और उनका प्रेम और आदर प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन हर्षपूर्ण रहे और हमें सुख और शांति मिले। These interpretations, these multiple interpretations are very important. The last line of the poem is very important, very meaningful, and it contains the whole gist of the enterprise, the effort that has been made. We go out in search of happiness, in search of grace, in search of something sublime. But we don't have to go out. We need not go out. Everything is within us, and home is the best place to find these things. In fact, they already exist at home. So we don't have to wander around in search of these things. यहाँ पर कवि ने एक पंक्ति, जो अंतिम पंक्ति थी, उसमें बहुत सारपूर्ण बात कही है कि हम सुख के लिए, हर्ष के लिए, अपने बड़ों के आदर प्राप्त करने के लिए या आदर के लेन देन के लिए या किसी भी तरह की मानसिक सुख और शांति के लिए बाहर जाकर के ढूंढते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर वास करती हैं और जो चीज़ हमारे अंदर है उसे हम बाहर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि घर से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। यदि कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो वो तो हमारे घर में है, हमारे मन में है और हमारे घर में है। मन भी हमारे पास है, घर हमारे पास है, तो हम भटक कर उन चीज़ों को बाहर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं। ये हमारा भ्रम है कि जो चीज़ हमारे अंदर है उसे ढूंढने के लिए हम बाहर की तरफ भागे चले जा रहे हैं। और इसीलिए उस ग्रेस को पाने के लिए जो हमारी ये एंटरप्राइज है, हमारा जो प्रयास है, ये प्रयास बिल्कुल निरर्थक है। जो है मन के अंदर है, घर के अंदर है, उसे वहीं पाया जा सकता है। Here we have to note one thing about the language and form of the poem Enterprise. It uses very simple language, as Nissim Ezekiel's poems generally tend to do. The poem consists of only 6 stanzas of 5 lines each, with a regular rhyme scheme of A, B, A, B, A. And there is nothing astonishing in the form or language of the poem, the main attraction being in the different explanations and interpretations. कविता की भाषा शैली और पंक्ति गठन बहुत सरल और सहज हैं।
जैसा कि कवि निसीम एजिकल की रचनाओं में प्राय देखा जाता है। कविता में 6 पद्य हैं, प्रत्येक में 5 पंक्तियां हैं। राइम स्कीम ABA है। कविता का मुख्य आकर्षण इसकी व्याख्या और आलोचकों द्वारा दिए गए अर्थों की भिन्नता में है। एंटरप्राइज बाय निसीम एजिकल is one of those few Indian poems that have been open to a great deal of critical analysis. It has always been the center of interest for critics and analysts. निसीम एजिकल की रचनाओं में एंटरप्राइज एक चुनिंदा कविता है जिसकी समीक्षा और व्याख्या बारंबार की गई है। यह आलोचकों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। Here we end the 3rd video, and the whole poem has been covered in 3 videos. Video 1, stanza 1 and 2, video 2, stanza 3 and 4, video 3, स्टैंजा 5 and 6। इस तरह से हम ये देखते हैं कि निसीम एजिकल की कविता एंटरप्राइज 3 वीडियोस में पूर्ण हुई है। वीडियो 1 में स्टैंजा 1 और 2, वीडियो 2 में स्टैंजा 3 और 4, और वीडियो 3 में स्टैंजा 5 और 6 पूर्ण किए गए हैं। कृपया तीनों वीडियोस को देखें पूरी कविता को जानने के लिए। काइंडली सी ऑल द 3 वीडियोस टू हैव अ लुक एट द कंप्लीट पोएम एंटरप्राइज बाय निसीम एजिकल। थैंक यू।